Hi everyone, welcome to CGV Mentors. So this is the 10th lecture for your UPSC CSAT 2025 एग्जाम और यदि आप इन लेक्चर्स को रिलीजियसली फॉलो करते हो तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आप UPSC CSAT 2025 एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन सारे लेक्चर में डिज़ाइन किए गए हैं ये पास्ट ईयर पेपर्स को देखते हुए इन क्वेश्चंस को क्रिएट किया गया है। तो इन क्वेश्चंस को करने से क्या होगा कि उन चैप्टर्स की आपकी प्रॉपर रिवीजन भी हो जाएगी और आपको समझ भी आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस यूजुअली यूपीएससी सीसैट एग्जाम में पूछे जाते हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इन क्वेश्चंस को आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए। सो लेट अस लुक एट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 1। सो क्या दिया हुआ है? In some code, the letters P, Q, R, S, T stand for the 5 distinct numbers, right? In some order. So ये फिक्स नहीं है कि P3 ही है या Q5 ही है, R7 ही है। ऑब्वियस ऐसा रहता है तो रेस्पेक्टिवली वाला कुछ आपको वर्ड दिख सकता है। तो यहाँ पर ये जो 5 लेटर्स हैं इनके लिए ये 5 डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं। So basically it is not known that which letter is which number, right? But we know that T plus P equal to 2Q, S minus T equal to R plus 1, S इक्वल टू 3Q। सो बेसिकली कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं और उन इक्वेशंस की हेल्प से शायद हम लोग ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि P क्या है या QRST का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। सो बेसिकली अपना फोकस इन तीनों इक्वेशंस पर होगा और आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, एंड वंस वी आर एबल टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ PQRST कि किस लेटर के लिए कौन सा डिस्टिंक्ट नंबर है, वी कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन, राइट। सो बेसिकली आप देखो, यदि आप फर्स्ट इक्वेशन को देखोगे तो क्या दिया हुआ है, T प्लस P इक्वल टू 2Q। ओके, अब यदि आप और लॉजिकली सोचो, ये जो Q है, यदि आप 2Q में Q पर फोकस करोगे तो Q तो इन्हीं 5 नंबर्स में से कोई ना कोई नंबर होगा, राइट। लेकिन यदि ये जो Q है, आप सोचो कि Q यदि 3 है, थोड़ी देर के लिए आप अज्यूम करो कि Q क्या है, 3 है। Q यदि 3 है तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। सो व्हाट डज इट मीन कि T और P ऐसे दो नंबर्स होने चाहिए जिनका सम 6 हो when Q इज इक्वल टू 3। लेकिन देखो, यदि आप Q3 तो अज्यूम कर सकते हो, क्या Q के अलावा जो बाकी नंबर्स हैं उनमें से कोई सा भी नंबर आप दो नंबर लोगे, क्या उनका सम 6 फिजिबल है? नहीं है फिजिबल। सो व्हाट डज इट मीन कि Q3 नहीं हो सकता। अब यदि आप Q3 नहीं हो सकता, ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप एक बार सोचो, क्या Q5 हो सकता है? ओके, यदि आप ये कहते हो कि Q इक्वल टू 5 मीन्स 2Q इक्वल टू 10, मीन्स 2Q इक्वल टू 10। व्हाट डज इट मीन कि 2Q इक्वल टू यदि 10 है सो T प्लस P 10 होना चाहिए। मीन्स दो नंबर्स ऐसे होने चाहिए एक्सेप्ट 5 जिनका सम क्या हो, 10 हो। देखो ये फिजिबल है। यदि सपोज आप ये अज्यूम कर रहे हो कि Q क्या है आपका 5 है, इफ वी अज्यूम दैट Q क्या है 5 है तो T प्लस P क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। देखो ये आपको समझ में आ रहा होगा। हमें नहीं पता कि ये जो 10 है, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको कि ये जो नंबर्स है 3 और 7 का सम 10 हो सकता है, 10 हो रहा है। लेकिन वी डोंट नो कि T3 है या T7 है, P3 है या P7 है। लेकिन वी नो कि T और P की पॉसिबल वैल्यूज 3 या 7 हो सकती है, ठीक है। उसके बाद यदि आप सोचो, लेकिन सिर्फ इतने से फिक्स नहीं हो गया कि Q का वैल्यू 5 है, इसे आपको और वेरीफाई करना होगा। ओके, जब आप Q एक बार 7 रख के आप सोचो कि ठीक है, यदि आप ये सोचते हो कि Q सपोज 7 है, सो ऑब्वियस है 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा अपना, 14 हो जाएगा। 2 इंटू 7 यदि 14 हो गया तो 7 के अलावा आपको दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनका सम 14 होना चाहिए। वो भी आपको इजीली दिख रहा होगा, वो 3 प्लस 11 यदि आप करोगे तो 3 प्लस 11 इक्वल टू 14 होगा, राइट। लेकिन देखो यहाँ पर तो फिर और भी पॉसिबल केसेस दिख रहे हैं, राइट, कि T और P का वैल्यू 3, 11 में से कुछ हो सकता है, राइट। लेकिन डिस्टिंक्ट है, ऐसा नहीं है कि मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज है। डिस्टिंक्ट का क्या मीनिंग है कि सारे लेटर्स का अपना अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। ओके, अब यदि देखो, लेकिन यदि आप ऑब्जर्व करोगे तो Q एक बार 5 सेटिस्फाई हो रहा है, Q7 भी हो रहा है, लेकिन Q से रिलेटेड एक और भी इक्वेशन है। सो वी नीड टू यूज दैट इक्वेशन टू फाइंड द डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ दीज नंबर्स।
सो वो इक्वेशन क्या कहता है, दैट इक्वेशन सेज S इक्वल टू 3Q। अब यदि S इक्वल टू 3Q है, आपके पास Q के दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। एक केस में आप क्या कह रहे हो, Q इक्वल टू 5, दूसरे केस में आप क्या कह रहे हो, Q इक्वल टू 7। जब आप Q इक्वल टू 5 एक्सेप्ट कर रहे हो, मीन्स 3Q क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मीन्स S की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए। ओके, S की वैल्यू 15 हो सकती है, क्योंकि देखो आप 15 है, 15 इन नंबर्स में से तो है, राइट। सो S की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए। ओके, लेकिन जब आप ये एक्सेप्ट करोगे कि Q इक्वल टू 7, सो व्हाट डज इट मीन, 3 इंटू 7 इक्वल टू 21। सो व्हाट डज इट मीन कि S की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 21 होनी चाहिए। लेकिन क्या S की वैल्यू 21 फिजिबल है? अब देखो इन 5 लेटर्स की जो वैल्यूज है, इन्हीं 5 वैल्यूज में से, इन्हीं 5 नंबर्स में से कोई उसका एग्जैक्ट वैल्यू है क्या? S कभी भी 21 हो सकता है? S 21 नहीं हो सकता है। यदि S 21 नहीं हो सकता है, व्हाट डज इट मीन कि ये जो आपका Q इक्वल टू 7 है, वो आपको डिस्कार्ड करना होगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। सो बेसिकली ये Q इक्वल टू 7 एक्सेप्टेबल नहीं है। अब यदि Q इक्वल टू 7 नहीं एक्सेप्टेबल है, तो क्या एक्सेप्टेबल है? Q इक्वल टू 5 ही एक्सेप्टेबल है। क्यों? देखो आप Q के बाद में यदि आप Q 11 रख के सोचोगे, तो 2 इंटू 11 इक्वल टू 22। ठीक है, आप उस तरीके से भी सोच सकते हो कि ये जो Q का वैल्यू है, वो यदि सपोज 11 है, मीन्स 2Q इक्वल टू क्या, 22, राइट। मीन्स T प्लस P इक्वल टू क्या, 22। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा कि शायद आप 7 प्लस 15 रखोगे तो शायद 22 हो जाएगा, जहां आपको नहीं पता कि T 7 है या 15, P 7 है या 15। लेकिन फिर आपको ये समझ में आना चाहिए कि यदि आप ये एक्सेप्ट करते हो Q इक्वल टू 11, सो एक इक्वेशन और भी है S इक्वल टू 3Q। सो उस केस में S कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपका Q इक्वल टू 11 भी आपका एक्सेप्टेबल नहीं है, और Q इक्वल टू 15 तो आपका एक्सेप्टेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2Q इक्वल टू 30 हो जाएगा। कौन से दो नंबर्स को आप ऐड करोगे दिए गए नंबर्स में से, जिसका सम 30 के इक्वल होगा। सो Q इक्वल टू 15 भी नहीं हो पाएगा। सो देयर इज ओनली वन वैल्यू फॉर Q, दैट इज Q इक्वल टू 5। सो ओके, आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो कि Q का वैल्यू कौन सा एक्सेप्टेबल है, 5। उसके बाद S की वैल्यू कौन सी एक्सेप्टेबल है, 15। उसके बाद P और T का अभी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। यदि सपोज T 3 है, तो उस केस में P क्या होगा, 7 होगा। यदि T 7 है, तो P क्या होगा, अपना 3 होगा। लेकिन आपको एक इक्वेशन और भी दिया हुआ है, आपने अभी तक मात्र 2 इक्वेशन का यूज किया है। एक इक्वेशन किया S माइनस टी इक्वल टू R प्लस 1। ओके, अब आप जरा लॉजिकली सोचो, ये तो आपके पास टोटल 5 लेटर्स हैं। अभी तक आपने 4 लेटर्स के वैल्यूज के बारे में सोचा है, एक मात्र लेटर बचा हुआ है जो क्या है R। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियस है, सिंगल वैल्यू अब R के लिए बच रहा है, वो 11 है। सो व्हाट डज इट मीन, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। Okay, so let us focus on this equation, S minus t equal to R plus 1। अब यदि S minus t equal to R plus 1 है, R की वैल्यू क्या 11 है, so 11 plus 1 equal to क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। S की वैल्यू आपको पता है कि S क्या है, S is equal to 15, so basically 15 minus t equal to 12। यहाँ से आप t की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, t equal to 15 minus 12, that is equal to 3। एक बार आपने t का वैल्यू 3 एक्सेप्ट कर लिया, सो ऑब्वियस है कि t 7 नहीं हो सकता। t यदि 7 नहीं है, t यदि 3 है, मीन्स p 7 है। सो बेसिकली नाउ वी नो द वैल्यूज ऑफ ईच लेटर। क्या अब हम लोग अब इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं? यस, वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है Q प्लस P माइनस S माइनस T प्लस R प्लस 3 इक्वल टू वाट। सो बेसिकली Q का वैल्यू क्या है? Q का वैल्यू है आपका 5। P की वैल्यू क्या है? P की वैल्यू है 7। देन आपका है माइनस S मीन्स क्या? माइनस 15। देन माइनस टी मीन्स क्या? माइनस 3। देन क्या है आपके पास में? प्लस R है, मीन्स प्लस 11। देन प्लस 3 मीन्स प्लस 3। So basically minus 3 and plus 3 will cancel each other. So 5 plus 7 is 12. 12 plus 11 is 23. 23 minus 15 equal to 8. So the correct answer is option D, that is 8. So you can expect this kind of questions on the D-Day as well.
राइट। तो यदि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, जो जो डेटा दिया हुआ है, आप मल्टीपल पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ब्लड रिलेशन से यूजुअली यूपीएससी सीसेट में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। सो जब भी आपको ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस यदि आपको मिलते हैं एग्जाम में, सो ऑब्वियस आप एक छोटा सा फैमिली ट्री क्रिएट करने का ट्राई करते हो। तो यूपीएससी सीसेट में यूजुअली 5 मेंबर्स, 6 मेंबर्स, 7 मेंबर्स, 8 मेंबर्स वाले ही फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो क्या दिया हुआ है, देयर आर 8 मेंबर्स ABCDEF एंड G। ओके, यहाँ पर एक मिसिंग है, वो H है। ओके, so there are 8 members ABCDEFG and H in a family. Okay, A is grandfather of F. अब यदि A is grandfather of F दिया हुआ है, so obvious है A क्या है, मेल है। But do we know the gender of F? No, we don't know the gender of F. लेकिन हमें पता है कि F कौन है, F ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर है, राइट। A कौन है, A ग्रैंडफादर है F का। उसके बाद क्या दिया हुआ है, A is father of C. So basically A is father of C. बट वी डोंट नो द जेंडर ऑफ सी, कि जेंडर किसी मेल है या फीमेल है, इसलिए हम लोग कोई प्लस माइनस वाला साइन नहीं दे रहे हैं। आपको याद होगा कि फैमिली ट्री में यूजुअली हम लोग मेल को प्लस साइन से और फीमेल को माइनस साइन से दिखाते हैं। फिर फर्दर यदि आप पढ़ोगे तो क्या दिया हुआ है, बी इज मदर ऑफ जी। सो ओके, बी इज मदर ऑफ जी। डू वी नो द जेंडर ऑफ जी? नो, वी डोंट नो द जेंडर ऑफ जी, बट वी नो दैट बी इज मदर ऑफ जी। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, ई इज मदर ऑफ एफ and wife of C. Okay, E कौन है, E is mother of F and wife of C. So what does it mean? It means that E and C are couple, they are married to each other, and E is mother of F. So basically what does it mean, कि C is a male, क्योंकि if E is a female, C will have to be a male. What does it mean? C is the father of F, E is the mother of F, right? आप देख रहे हो ये हो भी रहा है, फैमिली ट्री बन भी रहा है, A is grandfather of F, right? अब आप देखो क्या दिया हुआ है, फर्दर पढ़ोगे आप तो दिया हुआ है G इज सिस्टर ऑफ C. सो बेसिकली G इज सिस्टर ऑफ C. ओके, G इज सिस्टर ऑफ C. अब यदि G सिस्टर है C का, तो बेसिकली और A का सन है C, सो बेसिकली A इज द फादर ऑफ G एज वेल। ओके, उसके बाद आपको एंड यू नो दैट B इज द मदर ऑफ G। अब आपको इन फैमिली ट्रीज को कंबाइन करना पड़ेगा। B इज द मदर ऑफ G, What does it mean? यदि G का फादर है A, so basically A is married to B, तभी तो B G की मदर हो पाएगी। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, D is mother of E, so basically D is mother of E. Then आपको दिया हुआ है F is sister of H. Now we know that कि F का जेंडर क्या है, F का जेंडर फीमेल है, F is sister of H. Do we know the gender of H? No, we don't know the gender of H. और कहीं कोई डेटा नहीं है कि देयर आर 3 मेल एंड 4 फीमेल, देयर आर 4 फीमेल एंड 4 मेल्स, ऐसा कोई भी डेटा नहीं है। सो व्हाट डज इट मीन, कि अब आप H का कोई जेंडर डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, और उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। यू नीड टू लुक एट द क्वेश्चन कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ G इज रिलेटेड टू H। सो हाउ G इज रिलेटेड टू H। अब देखो G कौन है, G H के फादर की सिस्टर है। G कौन है, H का फादर कौन है, C है, राइट। सो फादर की सिस्टर मीन्स व्हाट, आंट, बुआ। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, राइट। नहीं तो कई बार हम लोग यहाँ पर स्टक हो जाते हैं, नो नो वी डोंट नो द जेंडर ऑफ H। नहीं, यू नीड टू रीड द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। नंबर सीरीज से यूजुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी सीसेट में, और ये क्वेश्चंस डुएबल होते हैं, राइट। सो क्या नंबर्स है, नंबर्स है 42, देन 57, देन 85, 133, 208 एंड 317। अब देख सकते हो कि यहाँ पर नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, राइट, इंक्रीज होता जा रहा है नंबर्स में। और ये जो इंक्रीमेंट है वो शायद स्लो इंक्रीमेंट है, कोई फास्ट इंक्रीमेंट नहीं है। सो व्हाट डज इट मीन, कि शायद नंबर्स में एडिशन होता जा रहा है कंटिन्यूअसली। सो क्या करोगे आप, ऑब्वियसली वी विल ट्राई टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स। सो क्या डिफरेंस आ जाएगा, 42 प्लस 15 इक्वल टू 57, देन 57 प्लस 28 दैट इज इक्वल टू 85, राइट। देन 15 प्लस 33 दैट इज इक्वल टू 48, देन कितने का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर, 33 प्लस 67 प्लस 8 मीन्स प्लस 75, so this is plus 75 and this is
प्लस 109। हम लोग डिफरेंसेस क्यों फाइंड आउट करते हैं? क्योंकि अपना अल्टीमेट एम होता है कि बाय लुकिंग एट डिफरेंसेस वी शुड बी एबल टू फाइंड आउट सम पैटर्न। सो इन डिफरेंसेस को देखने से तो कोई ऐसा क्लियर पैटर्न नहीं पता चल रहा है। सो क्या करते हैं इस केस में हम लोग, वी ट्राई टू फाइंड द डिफरेंसेज ऑफ दीज डिफरेंसेज, राइट। सो बेसिकली क्या है डिफरेंस यहाँ पर, दिस इज प्लस 13, दिस इज प्लस 20, दिस इज प्लस 27, दिस इज प्लस 34। अब क्या करोगे आप, अब आप ये डिफरेंसेस का जो डिफरेंस डबल डिफरेंस है, इन डिफरेंसेस को देख करके आपको पैटर्न को ट्रैक करना होता है। सो क्या है ये नंबर्स, प्लस 13, प्लस 20, प्लस 27, प्लस 34। आर यू एबल टू ऑब्जर्व समथिंग कि ये जो है ये प्लस 7 होती जा रहा है, 20 प्लस 7 इज प्लस 27, देन प्लस 7 इज प्लस 34। सो व्हाट डज इट मीन कि आपको जो नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है, सो यहाँ पर कितने का फिर से डिफरेंस होगा, प्लस 7 मीन्स प्लस 41 मीन्स प्लस 109 प्लस 41 that is equal to plus 150. So this is plus 150. So 317 plus 150 equal to what? That is equal to 467. So missing number क्या है आपका? That is 467. So the option D is the correct answer. तो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को भी आप डी डे को बिगिनिंग में टारगेट कर सकते हो। टाइम एंड वर्क से यूजुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी सीसेट में, राइट। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सो आपका गोल ये होना चाहिए कि कोई भी एक मेथड आप अच्छे से सीख लो और उसे आप अप्लाई करते हुए चले जाओ, राइट। और आपका मेथड ऐसा होना चाहिए कि आप किसी भी क्वेश्चन में उन मेथड को आप इजीली अप्लाई कर पाओ। सो बेसिकली क्या दिया हुआ है, व्हेन दे वर्क अलोन भवेश नीड्स 25% मोर टाइम टू फिनिश ए जॉब देन अनुराग डज। They too finish the job in 35/2 means 17.5 days in the following manner. Okay, फिर further और क्या दिया हुआ, अनुराग works alone till half the job is done. Then अनुराग and Bhavesh work together for 4 days and finally Bhavesh works alone to complete the remaining 14% of the job. In how many days can Bhavesh finish the job alone? So basically there are two persons, Bhavesh and Anurag. क्या दिया हुआ है आपको कि भवेश नीड्स 25% मोर टाइम टू फिनिश ए जॉब देन अनुराग डज। सो बेसिकली लेट अस अज्यूम कि अनुराग कितने डेज में वर्क को कंप्लीट कर देगा। यदि आप ये अज्यूम करते हो कि अनुराग विल टेक x डेज, सो भवेश विल टेक 25% मोर टाइम, सो भवेश विल टेक 1.25x डेज। लेकिन यूजुअली हम लोग डिसिमल से डील करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। सो व्हाट शुड बी आवर गोल कि 1.25 के बदले कोई और नंबर होता तो शायद ज़्यादा बेटर होता। यदि आप 1.25 को और सिंप्लीफाई करके सोचोगे तो दिस इज इक्वल टू 5x/4 या 5x/4 से आप कह सकते हो 1.25x आया। सो ये जो डिनोमिनेटर में 4 दिख रहा है आपको, क्या हम लोग इसे रिमूव कर सकते हैं? ओके, उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको इसे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो ऑब्वियस है उस केस में क्या हो जाएगा, 5x डेज हो जाएगा। और ये जो x डेज है ऑब्वियस है, यदि आप भवेश के टाइम टेकन में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अनुराग में भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो बेसिकली अनुराग विल टेक 4x डेज एंड भवेश विल टेक 5x डेज। क्या दिया हुआ है, अनुराग वर्क्स अलोन टिल हाफ द जॉब इज डन। अनुराग 4x डेज में इस जॉब को कंप्लीट कर सकता है इंडिविजुअली। क्या दिया हुआ है, टिल हाफ द जॉब इज डन। सो हाफ जॉब कंप्लीट करने के लिए 50% वर्क को कंप्लीट करने के लिए अनुराग को कितना टाइम लगेगा, 4x का हाफ टाइम मीन्स 4x/2 मीन्स 2x डेज लगेंगे अनुराग को हाफ जॉब को कंप्लीट करने में। सो बेसिकली अनुराग विल टेक 2x डेज टू डू हाफ द जॉब। देन अनुराग एंड भवेश वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। सो बेसिकली उसके बाद दोनों 4 डेज के लिए साथ में काम करते हैं। फिर आपको क्या दिया हुआ है, एंड फाइनली भवेश वर्क्स अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग 14% ऑफ द जॉब। सो बेसिकली इसके बाद भी 14% ऑफ द जॉब रह जाता है जिसे भवेश इंडिविजुअली कंप्लीट करता है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि 100% ऑफ द जॉब को इंडिविजुअली करने में भवेश कितना टाइम लेता है 5x डेज। ये आपको मिला है, राइट।
5x डेज। सो 14% जॉब को करने में कितना टाइम लेगा? 14% ऑफ 5x। सो 14% ऑफ, देखो 100% ऑफ वर्क करने में उसे 5x डेज लगेंगे। सो 14% करने में 14% ऑफ 5x। सो 14% ऑफ 5x क्या हो जाएगा? आप चाहो तो यहाँ पर इसे नंबरेटर डिनोमिनेटर से भी रहने दे सकते हो, या आप चाहो तो इसे सिंप्लीफाई कर लो। दिस इज इक्वल टू 0.7x। दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 0.7x। सो प्लस 0.7x। बेसिकली हम लोग क्या लिख रहे हैं? नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा? क्योंकि अपने को दिया हुआ है कि इस मैनर में इफ दे डू द वर्क दे आर एबल टू फिनिश द जॉब इन 35/2 days, means 17.5 days. So this is equal to 17.5 days. So basically यहां से आप देखो, कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। लेकिन x का वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले वी नीड टू लुक एट द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि अपने को फाइंड आउट क्या करना है। क्या करना है अपने को फाइंड आउट? इन हाउ मैनी डेज कैन भवेश फिनिश द जॉब अलोन? वी नो दैट Bhavesh can finish the job alone in 5x days. So if we are able to determine the value of x, we can answer what is 5x, right? So basically this is equal to 2.7x, that is equal to 17.5 minus 4, that is 13.5. So x equal to 13.5 divided by 2.7. So obvious hai, this is equal to 5. So the value of x is equal to 5. But you don't need to answer 5, या you don't need to mark x और 4x as your answer. क्या बताना है आपको? कि भावेश इंडिविजुअली इस जॉब को कितने टाइम में कर लेगा। भावेश कैन डू द जॉब अलोन इन 5x डेज। सो योर आंसर इज 5x एंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5. सो 5 into 5 is 25. So 25 is our answer. So option E is the correct answer. पार्टनरशिप से यूजुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी सीसेट एग्जाम में। सो यू कैन फोकस ऑन दैट 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्टनरशिप ऑन द डी डे एज वेल। और पार्टनरशिप से ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट कहीं होता ही नहीं है। पार्टनरशिप में एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि कैपिटल इनटू टाइम पीरियड का यूजुअली आपको रेशियो ही निकालना होता है जो भी पार्टनर्स बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए, राइट? एंड दैट्स हाउ यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन। सो क्या दिया हुआ है? ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस with the investment in the ratio of 8:7. Okay, so basically there are two persons, there are two partners A and B, and they have started a business with the investment in the ratio of 8:7. so आप चाहो तो इनके द्वारा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसे आप 8 और 7 भी रहने दे सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, कैपिटल इनटू टाइम पीरियड का रेशियो से ही आपको डील करना है। सो इसे यदि आप 8m या 7m रुपीज भी मानोगे तो एंड में m और m कैंसिल ही कर देते हैं एक दूसरे को, राइट? तो आप चाहो तो 8 और 7 भी रहने दो। एंड सपोज यदि आप उसमें नहीं हो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, सो यू कैन अज्यूम दैट द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम आर 8m एंड 7m, आप वो भी अज्यूम कर सकते हो। फिर क्या दिया हुआ है? इफ द इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ A and B is 15 months and X months respectively. अब ये जो टाइम पीरियड होता है उसमें आपको केयरफुल रहना होता है कि यदि आप मंथ्स में लिख रहे हो टाइम पीरियड तो सारे पार्टनर के लिए मंथ्स में लिखो, यदि आप ईयर में लिख रहे हो तो फिर ईयर में ही लिखो। यहाँ पर आपको मंथ्स में ही दिया हुआ है तो आपके लिए और काम आसान ही है। सो टाइम पीरियड क्या है? ए के लिए 15 मंथ्स एंड बी के लिए क्या टाइम पीरियड है? दैट इज X मंथ्स। और क्या दिया हुआ है? एंड एट द एंड ऑफ बिजनेस द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी is 40% more than the profit share of A. So basically यदि यहाँ पर आप कैपिटल इनटू टाइम पीरियड का रेशियो फाइंड आउट करोगे तो ये आपको क्या बताएगा? ये आपको बताएगा इनके प्रॉफिट शेयर का रेशियो, ए और बी के प्रॉफिट शेयर का रेशियो आपको बताएगा। सो m and m will cancel each other. So this is basically equal to 120 divided by 7x. ये क्या है? This is basically profit रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी, ये आपको यही बता रहा है। लेकिन देखो क्या आपके पास एक्सेस है रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी का? यदि आप लास्ट सेंटेंस को केयरफुली पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, या यू हैव एक्सेस टू द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर। क्या दिया हुआ है? द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज 40% मोर देन द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि यदि ए का प्रॉफिट शेयर
100 रुपीज है, मीन्स बी का प्रॉफिट शेयर 40% ज़्यादा है, मीन्स 140 रुपीज है। मीन्स यदि इनके प्रॉफिट शेयर का रेशियो क्या होगा, 100/140 होगा। सो दिस इज इक्वल टू 5/7, दिस इज इक्वल टू 5/7। या आप इस तरीके से सोचो, यदि आपको लगता है कि नहीं ये प्रॉफिट शेयर का रेशियो नहीं दे रहा है, आप यदि ए को ये अज्यूम करोगे कि ए का प्रॉफिट शेयर है 200, उस केस में बी का प्रॉफिट शेयर क्या हो जाएगा, 280 हो जाएगा, क्योंकि बी का प्रॉफिट शेयर 40% ज़्यादा है। सो 200 और 280 हो जाएगा। इस केस में भी रेशियो 5:7 ही आएगा। एंड देखो ये 120/7x क्या है, ये रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर है। सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू 120/7x इज इक्वल टू 5/7। ओके, सो बेसिकली क्या यहां से आप एक्स्ट्रा वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है देन फाइंड द इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड ऑफ बी, और बी के लिए इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड क्या है, x मंथ्स है, x मंथ्स है। सो बेसिकली आपसे x का वैल्यू पूछा जा रहा है, टाइम पीरियड पूछा जा रहा है। सो यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो 7 into 1 and 7 into 1, then 5 into 1 and 5 into 24, so 24 equal to x। लेकिन देखो ये x क्या है, x मंथ्स है, यू नीड टू रीड दिस पार्ट वेरी केयरफुली, x मंथ्स है। सो बेसिकली x यहाँ पर क्या क्या है, टाइम पीरियड फॉर b, दैट इज 24 months। सो बेसिकली 24 months इज योर आंसर। लेकिन देखो व्हेन यू लुक एट दीज ऑप्शंस, ऑप्शंस में आपको मंथ्स और ईयर दोनों दिखते हैं। सो 24 months इज इक्वल टू हाउ मेनी ईयर्स, 2 years, बिकॉज 1 year इक्वल टू 12 month। देखो आपको एक ऑप्शन में 2 years दिख रहा है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्शन डिस्टेंस से भी यूजुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी सीसैट एग्जाम में, राइट। 1-2 क्वेश्चंस होते ही हैं डायरेक्शन डिस्टेंस से, और ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है। सो यू शुड डेफिनेटली फोकस ऑन दिस चैप्टर कि यहाँ से आप कुछ मार्क्स फेच कर सकते हो यूपीएससी सीसैट एग्जाम में। सो क्या दिया हुआ है, प्रिया विजिट्स हर कजन्स हाउस इन ए नियर बाय टाउन, आफ्टर गेटिंग ऑफ द बस शी स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स हर कजन्स हाउस। ओके, सो बेसिकली डायरेक्शन डिस्टेंस में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको ये समझ में आना चाहिए, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, राइट। यूजुअली आपको ये समझ में आना ही चाहिए, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो आफ्टर गेटिंग ऑफ द बस शी स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स हर कजन्स हाउस। सो आप मान लो ये जो ओरिजिन है आपका, ये क्या है, ये बस स्टॉप है, दिस इज बस स्टॉप। फिर क्या दिया हुआ है, सी वॉक्स 300 meters टू द वेस्ट। सो ये यदि बस स्टॉप है, देखो आपका वेस्ट किधर है, इस डायरेक्शन में है। सो 300 meters टू द वेस्ट। सो बेसिकली दिस इज 300 meters। ओके, देन टर्न्स लेफ्ट। सो बेसिकली जब वो वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही होगी तो लेफ्ट इधर होगा उसके लिए। देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 80 meters। सो बेसिकली 80 meters, तो आप यहां तक आ जाओगे, दिस इज 80 meters, राइट। फिर क्या दिया हुआ है, आफ्टर दैट सी टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 60 meters। सो बेसिकली यहां से वो यदि लेफ्ट टर्न लेती है, सो 60 मीटर वो और टर्न करेगी, 60 मीटर वो और ट्रेवल करेगी। उसके बाद क्या दिया हुआ है, फ्रॉम देयर सी वॉक्स 100 meters टू द साउथ। साउथ तो ये डायरेक्शन है, सो 100 meter टू द साउथ एंड फाइनली रीचेज हर कजन्स हाउस। सो बेसिकली ये जो पॉइंट है, ये कौन सा प्लेस है, दिस इज हर कजन्स हाउस। सो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द बस स्टॉप एंड हर कजन्स हाउस। सो बेसिकली आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जा रहा है। सो बेसिकली आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो आप देखो यूजुअली जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस में, आपको पता ही होगा कि यूजुअली राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड होता है वो, राइट। तो इतना भी चैलेंजिंग नहीं होता है, भले आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाए, डायरेक्शन पूछा जाए ओरिजिन से, या सब कुछ पूछा जाए बस स्टॉप से, कौन से डायरेक्शन में, यू कैन इजीली आंसर दीज क्वेश्चंस। सो बेसिकली यदि ये 60 मीटर है, मीन्स ये भी 60 मीटर है, मीन्स ये कितना डिस्टेंस है, दिस इज 240 मीटर, क्योंकि 60 + 240 मिलके ही तो 300 पूरा हो पाएगा। उसके बाद आप ये मत सोचो कि इतना छोटा ये 100 मीटर कैसा है, आपको बस अज्यूम करना है दैट दिस इज 80 मीटर एंड दिस इज 100 मीटर। सो बेसिकली ये टोटल लेंथ कितना है, ये टोटल लेंथ है 180 मीटर। सो बेसिकली दिस इज 180 मीटर, दिस इज 240 मीटर,
और ये क्या है, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो आपको समझ में आ रहा होगा आई होप कि ये क्या है, 90 डिग्री है। सो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, राइट। सो बेसिकली आपको इस राइट एंगल ट्राइंगल का आपको इस साइड का आपको जो है सो लेंथ फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली h इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, राइट। सो बेसिकली क्या आ जाएगा, एक साइड क्या है 180, सो बेसिकली 180 का स्क्वायर प्लस 240 का स्क्वायर, ओके। सो बेसिकली 180 क्या होता है, 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324 होता है। देन 10, सो स्क्वायर में 2 zeros, देन 576, देन डबल जीरोज, देन 900, देन डबल जीरोज। सो देखो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। देयर आर 4 zeros, सो इनका यदि आप स्क्वायर रूट सोचोगे तो आपको 2 zeros और देने होंगे। सो व्हाट इज द डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 300 meters एंड दैट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन डी। एक और भी तरीका है, उस तरीके से आप और आसानी से आंसर कर सकते हो। यदि आप याद करो वो जो ट्रिपलेट होते हैं क्या होते हैं, 3 4 5 होते हैं। मैंने आपको बताया था डायरेक्शन डिस्टेंस वाले लेक्चर में कि ये जो 3 4 5 है, यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे साइड की लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 8 और 10 हो जाएगा। ये भी ट्रिपलेट हो जाता है, राइट, जहां पर ये हाइपोटेनस का लेंथ होता है और बाकी ये दोनों परपेंडिकुलर और बेस के लेंथ होते हैं। सो यहाँ पर आप देखो कि एक लेंथ क्या है, एक लेंथ है आपका 180, एक है 180, दूसरा है 240। सो आप क्या इजीली समझ पा रहे हो कि ये 3 इंटू 60 है, ये 4 इंटू 60 है। सो ये 5 इंटू 60 होगा, 300 हो जाएगा। तो यदि आपको ट्रिपलेट्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता हो तो आप फिर ये सब चीज़ें नहीं कैलकुलेट करोगे, लेकिन यूपीएससी सीसेट कोई टाइम वाला एग्जाम होता नहीं है, राइट। सो वहाँ पर आप बेसिक अप्रोच से भी यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस, राइट, क्योंकि वहाँ पर आप यदि एक्यूरेसी मेंटेन कर लो, इजी और मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस बस चूज करके कर लो तो आप इजीली वहाँ पर सीसेट को क्वालिफाई कर लेते हो। ऑर्डर एंड रैंकिंग से भी 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी सीसेट में। सो लेट अस फोकस ऑन दिस सेट। क्या दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग, देयर आर 2 क्वेश्चंस, there are 7 persons, namely A, B, C, D, E, F and G. So these are 7 persons. They all are arranged according to their weight in the descending order from left to right. So there are 7 persons, 1 2 3 4 5 6 7। क्या लेफ्ट से राइट में है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। सो व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पर जो पर्सन होगा उसकी वेट सबसे ज़्यादा होगी, वो पर्सन हैवीएस्ट पर्सन होगा, और यहाँ पर जो पर्सन होगा उसकी वेट सबसे कम होगी, लोएस्ट होगी, लाइटेस्ट पर्सन होगा वो। सो बेसिकली लेट अस रीड द नेक्स्ट लाइन, ओके। क्या दिया हुआ है, बी इज द सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन। अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि ये जो पर्सन होगा आप वेट में डिसेंडिंग ऑर्डर में लोगों को अरेंज कर रहे हो। सो ऑब्वियस ये पर्सन लाइटेस्ट होगा, राइट, सबसे कम वेट होगी उसकी, राइट। लेकिन और ये सेकेंड लाइटेस्ट होगा, आपके पास क्या डेटा है, बी इज द सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन। फिर क्या दिया हुआ है, द वन हु इज द लाइटेस्ट पर्सन हैज 65 kg ऑफ वेट। सो बेसिकली दिस पर्सन हु इज द लाइटेस्ट, हिज वेट इज या हर वेट इज 65 kg। और क्या दिया हुआ है, 3 persons हैव देयर वेट बिटवीन बी एंड जी। ऑब्वियस है जी को आप इधर तो नहीं रख सकते, बी और जी के बीच में देयर आर 3 persons। सो अगेन आप जी को 1 2 3 सिर्फ और सिर्फ यहाँ रख सकते हो, क्योंकि तभी तो देयर आर 3 persons जिनकी वेट बी और जी के बीच में है। और क्या दिया हुआ है, F इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल। सो इस पर्सन की सबसे ज्यादा वेट होगी, हैवीएस्ट पर्सन होगा, सो F इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल। फिर क्या दिया हुआ है, D हैज एन इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर हैवियर एंड लाइटर देन हिम। सो व्हाट डज इट मीन कि D से हैवियर और लाइटर में नंबर ऑफ पर्सन्स इक्वल है और टोटल जो है 7 पर्सन है। सो बेसिकली डी का जो पोजीशन होगा वो एकदम बीच में होगा, तभी तो 3 पर्सन्स हैवियर और 3 पर्सन्स लाइट हो पाएगा। सो बेसिकली वो कौन सा पोजीशन है, देखो आप, दिस इज द ओनली पॉसिबल पोजीशन फॉर डी, 3 पर्सन्स हैवियर देन डी एंड 3 पर्सन्स लाइटर देन डी। फिर क्या दिया हुआ, डी हैज ए वेट ऑफ 85 kg। सो डी हैज ए वेट ऑफ 85 kg। देन ई इज जस्ट हैवियर देन बी। सो ई के बी के जस्ट पहले ई आएगा बिकॉज ऑफ दिस वर्ड। ए इज हैवियर देन सी। देखो अब देयर आर ओनली 2 पर्सन्स जिनकी पोजीशन हमें सोचनी है ए और सी की, बाकी सबका तो हम लोगों ने फिक्स कर दिया है। और क्या दिया, ए इज हैवियर देन सी, सो ए एट दिस प्लेस एंड सी एट दिस प्लेस। नाउ लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 7। क्या बताना है आपको,
व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ डी एंड सी। सो डी की वेट क्या है 85 kg, सी की वेट क्या है 65 kg, आपको एवरेज बताना है। सो 85 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2। सो 85 प्लस 65 इज व्हाट, दैट इज 150। सो 150 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 75। सो 75 kg इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ ई। सो ये जो पॉसिबल वेट ऑफ ई है ये आपको समझ में आना चाहिए कि ई की जो पॉसिबल वेट होगी वो 85 kg से तो कम होगी ही, लेकिन 65 kg से ज़्यादा होगी। सो ऐसे क्वेश्चंस में आपको जब पॉसिबल वेट की बात हो, यू शुड डायरेक्टली लुक एट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए क्या कह रहा है 64, बट वी नो दैट कि ई की वेट सी की वेट से ज़्यादा है, सो ये तो 64 तो नहीं फिजिबल होगा। वी नो कि डी की वेट ई की वेट से ज़्यादा है, सो 86 इज नॉट द राइट आंसर। उसके बाद क्या दिया हुआ है 62 kg, नो, ई की वेट सी की वेट से ज़्यादा ही होनी चाहिए, सो 62 इज नॉट एक्सेप्टेबल। देन 76, या 76 जो है 85 और 65 के बीच में है, सो 76 कैन बी आवर आंसर। और उसके बाद ऑप्शन ई क्या है 90 kg, ऑब्वियस है डी का तो ई से ज़्यादा होना चाहिए, तो ई 90 कैसे हो सकता है। सो ऑप्शन ई इज डिस्कार्डेड एज वेल, सो द आंसर इज ऑप्शन डी। सो यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑन द डी डे एज वेल। सो आप ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर को लेकर के भी प्लान कर सकते हो कि यदि ऑर्डर एंड रैंक के क्वेश्चंस दिखते हैं तो आई शुड ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। ओके, लेट अस लुक एट कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन। सो यहाँ पर क्या है कि 7325 है, फिर उनके साथ में जो कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, प्लस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन वाला, तो आपको जो है बताना है कि कौन से ऑप्शन से आप मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को उस ऑर्डर में पुट करोगे तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस तो और ज़्यादा सिंपल होते हैं, बस आप एक एक करके देखो। कई बार क्या होता है कुछ नंबर्स देखने से आइडिया लग जाता है कि शायद ये करूँगा तो आ जाएगा, ऐसा क्लिक कर जाता है सुपर, नहीं क्लिक करता, यू डोंट नीड टू वरी, आप एक एक करके चेक कर लो, जिनके तो 4 ही ऑप्शंस होते हैं, राइट। सो बेसिकली देखो यदि आप ऑप्शन ए को देखोगे तो क्या है 7 + 3 इंटू 2 - 5 इक्वल टू 18 हो रहा है क्या। देखो आप सबसे पहली बात, हाँ इसमें थोड़ा सा आपको ये समझ में आना चाहिए, बॉडमास वाला जो रूल है वो आपने बचपन में पढ़ ही रखा होगा और ये तो सबको याद रहता ही है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर पहले क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। तो दिस इज बेसिकली 7 + 6 - 5, 7 + 6 इज 13, 13 - 5 इज 8। सो बेसिकली ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि इक्वल टू 18 दिया हुआ है, तो इक्वेशन ट्रू नहीं है। नाउ व्हाट अबाउट ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को यदि आप चेक करोगे तो दिस इज 7 × 3 + 2 - 5। सो 7 × 3 पहले होगा, सो दैट इज 21 + 2 - 5 दैट इज इक्वल टू 18। या ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो ऑप्शन बी से जब आप मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को इस ऑर्डर में इसमें रिप्लेस करते हो ब्लैंक्स से, राइट, ब्लैंक्स को रिप्लेस करते हो आप, तो ये जो है सो करेक्ट हो रहा है। सो ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। Okay, let us look at question number 10. So there are two trains cross each other in 20 seconds. Okay, मैंने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट सब आपको बताया था कि जब दो व्हीकल होता है, यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, एक दूसरे को क्रॉस करता है, तो लेंथ को तो हम लोग ऐड करते हैं जब भी क्रॉस करता है। अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो मैंने रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट सभी बताया था कि उसमें स्पीड को ऐड कर देते हैं। जब वो सेम डायरेक्शन में मूव करता है तो ऑब्वियस है कि जो स्पीड ज़्यादा होती है उसमें से हम जो लोअर स्पीड होता है उसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। सो देयर आर टू ट्रेन्स, और आप क्या अज्यूम कर सकते हो कि एक ट्रेन जो है उसकी लेंथ है L1, दूसरी ट्रेन की लेंथ है L2। ओके, क्या हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि जिस ट्रेन की लेंथ है L1 उसकी स्पीड है u, आप u मीटर पर सेकेंड मान लो, यहाँ पर सेकेंड में हम लोग डील कर रहे हैं, सो वी कैन अज्यूम। देखो ये दिया हुआ है 20 सेकेंड, ये दिया हुआ है 1 मिनट 40 सेकेंड्स, सो इसे भी आप 100 सेकेंड मान सकते हो। 1 मिनट इज 60 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड दैट इज 100 सेकेंड। सो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि ट्रेन जिसकी लेंथ L1 है उसकी स्पीड है u मीटर पर सेकेंड, और जो L2 है उसकी स्पीड है v मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आप ये भी अज्यूम कर सकते हो कि u इज ग्रेटर देन v, राइट, क्योंकि आप देखो इफ यू रीड दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तभी ऑब्वियस एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर गया, मीन्स किसी एक ट्रेन की स्पीड तो ज़्यादा है ही, राइट। सो बेसिकली क्या है, टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर इन 20 सेकेंड्स व्हेन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन।
सो मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सो ऑब्वियस है ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, सो L1 प्लस L2 ये तो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है दोनों ट्रेन के द्वारा। अपोजिट डायरेक्शन है, सो क्या हो जाएगा, स्पीड का सम हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 20। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है कि जब वो सेम डायरेक्शन में मूव करती है ट्रेन, तो दे टेक 1 मिनट एंड 40 सेकेंड्स टू क्रॉस, राइट। सो बेसिकली L1 प्लस L2 यहाँ भी होगा लेकिन सेम डायरेक्शन है, सो U माइनस V हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 100 सेकेंड। आपसे क्या पूछा जा रहा है, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन बी इंक्रीज सो दैट बोथ ट्रेन्स मूव एट द सेम स्पीड। सो बेसिकली ये जो जिस ट्रेन की स्पीड V है, आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी स्पीड को कितना परसेंटेज आप इंक्रीज कर दोगे कि वो U के इक्वल हो जाएगा, दैट इज आवर गोल। अब यदि आप गौर से देखोगे तो दोनों इक्वेशन में आपको L1 प्लस L2 कॉन्स्टेंट दिख रहा होगा। सो हम लोग एक काम कर सकते हैं क्या, कैन वी, या तो आप डिवाइड कर दो, या एक तरीका और भी, यदि आपको डिवीजन नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये कर सकते हो, L1 प्लस L2 इक्वल टू वी कैन राइट U प्लस V इंटू 20। ये तो समझ में आ रहा होगा आपको कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। ये भी समझ में आ रहा होगा आपको कि L1 प्लस L2 इक्वल टू 100 इंटू U माइनस V। सो बेसिकली L1 प्लस L2 एंड L1 प्लस L2 दोनों वैल्यूज क्या इक्वल है। So basically this is equal to U plus V into 20 and this is equal to U minus V into 100. Okay? यहां से थोड़ा सा आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, देखो आप ये क्या है, U plus V into 20 equal to U minus V into 100 है। So 20 into 1 and 20 into 5. So this is U plus V into 1, so U plus V, U into 5, so 5U minus 5V. So 5U minus U equal to 4U and V plus 5V equal to 6V. So यहाँ से हम लोग कर सकते हैं क्या, 2 into 3 and 2 into 2. So basically we can write 3V equal to 2U. So यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं क्या, V by U equal to 2 by 3, राइट। या आप ये भी कह सकते हो, या आप शायद इस वे में समझ में आ रहा होगा आपका, U बाई V इक्वल टू 3/2, बात बराबर ही है, आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। सो आपको समझ में आ रहा होगा कि V बाई U क्या है, 2/3 है, या आप इसे देखोगे तो U बाई V क्या है, 3/2 है। सो ऑब्वियस है कि ये क्या स्पीड का रेशियो है दोनों ट्रेन का। स्लोअर ट्रेन क्या स्पीड क्या है, V है, तभी आपको V के साइड 2 दिख रहा है, U के साइड आपको 3 दिख रहा है। देखो यहाँ पर आपको परसेंटेज में आंसर करना है कि बेसिकली कितना परसेंटेज आप V को इंक्रीज कर दोगे कि वो U के इक्वल हो जाएगा। चूंकि ये 3/2 है तो आप डायरेक्टली इस तरीके से भी देखो, नॉर्मली तो ये 3 के 2 के सब मान के आप समझ सकते हो, बट व्हेन U इज 3 V इज 2, सो आप इस तरीके से समझ सकते हो, जब U 3 है तो V क्या है, 2 है। तो देखो V को यदि U के इक्वल लेके जाना होगा, सो कितना ऐड करना होगा, कितना स्पीड बढ़ाना होगा, 1 और ऐड करना होगा, राइट। सो 1 ऐड करना होगा, और कहाँ से ऐड करना होगा, 2 के स्पीड में इंक्रीमेंट करना होगा ना। सो यू कैन राइट 1/2 इंटू 100, सो बेसिकली दैट इज इक्वल टू 50%। सो द आंसर इज 50%। आपको इस तरीके से समझ में आता है सुपर। यदि आप इस तरीके से नहीं समझ पाते हो तो आप इस तरीके से भी इजीली समझ सकते हो कि इफ U इक्वल टू 300, V इक्वल टू व्हाट, V इक्वल टू 200। सो बेसिकली V को U के इक्वल बनाना है, स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन को स्पीड ऑफ द जो फास्टर ट्रेन है उसके इक्वल बनाना है। सो 100 का इंक्रीमेंट करना है, 100 का इंक्रीमेंट कहाँ से करना है, 200 से करना है। सो 100/200 into 100, that is equal to 50%. So the answer is 50%. So I will suggest you that if you are struggling with UPSC CSAT exam या आपको किसी भी टाइप का कोई फियर हो, I will suggest you that you should watch these lectures religiously, क्योंकि आज ये 10th लेक्चर था, और यदि आप इन लेक्चर्स को सच में फॉलो करते हो तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आपको CSAT को D-Day को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं इसे पास्ट ईयर CSAT पेपर्स को ध्यान में रखते हुए ही डिजाइन किया गया है, ताकि यदि आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो तो आपको समझ भी आ जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे आप अप्रोच कर सकते हो, कैसे आप इन क्वेश्चंस को सही वे में इंटरप्रेट कर सकते हो।